लास्ट क्लास में मैंने आपको किडनी के स्ट्रक्चर को बताया था और जाते जाते बेटा मैं एक बात बोल के गया था कि किडनी की जो स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट होती है उसका नाम क्या होता है बेटा? नेफ्रॉन। बोल के गया ना। और बेटा कल मैं आपको एक बात और बता के गया था मेरी लास्ट क्लास में कि नेफ्रॉन जो होता है ना बेटा, उसके मैंने आपको कुछ एक पार्ट्स भी बताए थे। मैंने बोला था बेटा ग्लोमेरुलस होता है, वोमन कैप्सूल होता है, उन दोनों को मिला के मेल्पी की बॉडी बोलते हैं। उसके नीचे नेक होता है, पीसीटी हेनले का लूप, डीसीटी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, पता है ना बेटा। मेडुला में कौन कौन सा पार्ट था पता है ना सबको। कॉर्टेक्स में कौन कौन सा पार्ट था सबको पता होगा। अब सुनो बेटा, आज हम थोड़ा सा नेफ्रॉन की हिस्टोलॉजी देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन यहां पर बेटा हम थोड़े थोड़े फंक्शंस और देखेंगे उनके। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है बेटा स्ट्रक्चर। बोल दो। मैं बेटा स्ट्रक्चर नहीं बोलूंगा, मैं आपसे बोलूंगा हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन। एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा। देखो जरा, यदि बेटा मैं नेफ्रॉन की हिस्टोलॉजी की बात करूं, नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या होता है बेटा, मुझे गौर से सुनो। आप सब जानते हो कि नेफ्रॉन के अंदर बेटा नेफ्रॉन के कितने पार्ट होते हैं, किस किस के बने होते हैं, ये सब कुछ आपने पढ़ रखा है बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बेटा? सुनिए बेटा जी, नेफ्रॉन की यदि बेटा मैं आपसे स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप सब लोगों को पता है एक बात कि नेफ्रॉन जो होती है ना बेटा, उसको हम लोग किडनी की स्ट्रक्चरल और कौन सी यूनिट बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट। क्या क्या इसके अंदर होता है बेटा, मुझे पूरा ध्यान से सुनना आप। इधर ध्यान दीजिए बेटा। नेफ्रॉन की यदि बेटा मैं स्ट्रक्चर को आपको बताऊं तो नेफ्रॉन के अंदर देखो बेटा एक ब्लड वेसल्स जो ब्लड लेके आती है, अब एक कहां से आ रही है मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बेटा किडनी की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी ना, याद है सबको? मैंने बोला बेटा यहां पर रीनल आर्टरी होती है जो ब्लड लेके आती है, बताया था ना, रीनल आर्टरी रीनल वेन। अब रीनल आर्टरी तो बेटा यहां पे ब्लड को छोड़ देती है, मैंने बोला था ना। आर्टरी में से बेटा कौन निकलती है? आर्टेरियोल्स। मैंने आपको बताया देखो बेटा एरोटा, एरोटा से आर्टरी, आर्टरी से आर्टेरियोल और आर्टेरियोल फिर कहां? कैपिलरीज पे, पता है ना सबको। तो सुनो बेटा, एक ब्लड वेसल्स जो नेफ्रॉन को ब्लड लेके आती है, ये जो ब्लड वेसल्स होती है बेटा इसका नाम होता है अफरेंट आर्टेरियोल। ये आर्टरी ही है बेटा, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, अफरेंट आर्टरी बोल दो भले ही आप इसको। और एक बेटा जो ब्लड को यहां से लेके जा रही है वापस, इसका नाम होता है इफरेंट आर्टेरियोल। अब सुनो बेटा, यदि आप इसको थोड़ा इमेजिन करेंगे तो मैंने अफरेंट आर्टरी का डायमीटर कैसा बनाया है बेटा? ज्यादा, और इफरेंट आर्टरी का डायमीटर मैंने कैसा बनाया है? कम। ये ऐसा ही होता है बेटा, अफरेंट आर्टरी का डायमीटर ज्यादा होता है कंपेयर टू इफरेंट आर्टरी,
और बेटा देखो जरा, ये अफरेंट आर्टरी, इफरेंट आर्टरी, जब बेटा ये आती है वोमन कैप्सूल के अंदर, तो वहां पर बेटा कुछ ब्रांचेस के अंदर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेती हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्ट्रक्चर को आप लोग नाम देते हो ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हो बेटा इसको? ग्लोमेरुलस। समझ में आ गया? ग्लोमेरुलस कुछ और नहीं है, अफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, यही बेटा कॉम्प्लेक्स हो गई है आपस में और क्या बना दिया इन्होंने? ग्लोमेरुलस। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब ये ग्लोमेरुलस बेटा जिस स्ट्रक्चर के अंदर पड़ा हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है बेटा वोमन्स कैप्सूल। क्या नाम होता है बेटा? वोमन्स कैप्सूल। समझ में आ गया बेटा? अब सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात, पूरा ध्यान बेटा बोर्ड पे लगाओ कि बेटा ये जो वोमन कैप्सूल होता है ना, इसकी बेटा ये जो वॉल है, ये बेटा फ्लैट सेल की सिंगल लेयर की बनी होती है बेटा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। पता है ना बेटा? ये जो वोमन कैप्सूल है, यहां पर लिख देता हूं, ये किसको वियर कर रहा है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू को। आप यहां मत लिखो बेटा, मैं टिश्यू को एक साथ लिखाऊंगा, अभी मत लिखो, खाली मैं डायग्राम में बना देता हूं कि बेटा ये किसको वियर कर रहा है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू को। याद करो बेटा, एनिमल टिश्यू, मैंने बोला था बेटा ये जो टिश्यू है, इसकी बेटा हम हर एक सेल को हम लोग नाम देते हैं पोडोसाइट सेल। बोला था ना बेटा? और मैंने आपको बताया बेटा कि इस पोडोसाइट सेल की एक आइडेंटिटी होती है कि बेटा यहां पर कौन होते हैं? पोर। इनमें स्लिट्स होते हैं बेटा, या इनमें कौन होते हैं? पोर होते हैं। इनका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि बेटा स्लिट या पोर का क्या हो जाता है? इनके अंदर फॉर्मेशन हो जाता है। अब सुनो बेटा जी, इधर पूरा ध्यान बोर्ड पे लगाओ। ये पोडोसाइट सेल्स, और पोडोसाइट सेल्स जो होती हैं बेटा, इनके अंदर कौन होते हैं? स्लिट, या बेटा इनका अरेंजमेंट किसका फॉर्मेशन करता है? पोर का फॉर्मेशन करता है। समझ में आ गया? अब सुनिए बेटा जी, एक स्ट्रक्चर होती है, वो स्ट्रक्चर क्या करती है कि ये ग्लोमेरुलस बेटा है, ये इस वोमन कैप्सूल के अंदर स्टेबल रहे। क्या रहे? स्टेबल। आप मान लो बेटा आपका तो मूवमेंट इधर उधर होता रहता है, अभी मान लो आप ऐसे अपोजिट इस तरीके से डायरेक्शन में गए, ये बाहर चला जाए, बाहर नहीं जाता। क्या होता है सुनना कि बेटा ये पोडोसाइट सेल्स और ये ग्लोमेरुलस, इन दोनों के बीच में बेटा कुछ कोड मिलते हैं, और ये जो कोड होते हैं ना बेटा, ये क्या करते हैं? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ग्लोमेरुलस को, इस तरीके से बेटा। और ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, इनको मैं नाम दे देता हूं, इनको बोलते हैं बेटा हम लोग पेडिकल। क्या बोलते हैं बेटा इनको? ये पेडिकल नहीं है, अभी मैं डिस्कस करूंगा हकीकत में है क्या। थोड़ी देर समझ लो बेटा कि ये कौन है? आपका पेडिकल है, जो क्या कर रहा है? इस ग्लोमेरुलस को और किससे? वोमन कैप्सूल से अटैच कर रहा है। ठीक है बेटा? अब सुनिए एक बात, एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा था ना, ब्रीथिंग इन गैसियस एक्सचेंज, और वहां पर आपने पढ़ी थी रेस्पिरेटरी सरफेस, ऐसे एनसीईआरटी कहती है कि जैसे लंग्स के अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस होती है, ऐसे ही किडनी के अंदर एक सरफेस होती है, उसका नाम होता है फिल्ट्रेशन सरफेस। और फिल्ट्रेशन सरफेस कुछ और नहीं है, जैसे किसका फॉर्मेशन हुआ था? रेस्पिरेटरी सरफेस का, कुछ ऐसा ही फॉर्मेशन होता है फिल्ट्रेशन सरफेस का। क्या कहती है एनसीईआरटी? सुनना कि ये अफरेंट आर्टेरियोल, ये इफरेंट आर्टेरियोल, ये ब्लड वेसल्स तो है, अरे है कि नहीं है बेटा? और बताओ मुझे, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स किसकी बनी होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू का। यस और नो? और बेटा ये वोमन कैप्सूल का तो आपको पता ही है,
ये भी किसका बना होता है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू का। ये कुछ ऐसी ही बात हो रही है। ये एल्वियोलाई, इसके नीचे कौन थी बोलो बेटा? कैपिलरी ब्लड वेसल्स, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर सैक ऑफ लंग्स, याद है ना? और इसके मिड में कौन था? बेसमेंट सब्सटेंसेस, यस और नो? इन तीनों ने मिलकर क्या बनाई थी? रेस्पिरेटरी सरफेस। ऐसे ही बेटा किडनी के अंदर एक सरफेस होगी जिसका नाम होगा फिल्ट्रेशन सरफेस। उसमें बेटा एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, वॉल ऑफ वोमन कैप्सूल, और बीच में क्या है जो पेडिकल में बोल रहा हूं? बोलो ना, बेसमेंट सब्सटेंसेस। पेडिकल नहीं है ये, बेसल लैमेला, फाइब्रस लैमेला। फाइबर नहीं सुना? ये बेटा फाइब्रस स्ट्रक्चर सी होती है पेडिकल। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो बेटा ये जो आपका ग्लोमेरुलस है, वोमन कैप्सूल, इन दोनों को मिला के बोलते हो मेलपी की बॉडी। तो मेलपी की बॉडी के अंदर बेटा आपको क्या देखने को मिलती है? फिल्ट्रेशन सरफेस। और बेटा आप याद करो, मैंने बताया भी तो था कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू 2 फंक्शन करता है, एक तो डिफ्यूजन और एक फिल्ट्रेशन। डिफ्यूजन कहां किया था? रेस्पिरेशन में। और फिल्ट्रेशन कहां कर रहा है? एक्सक्रीशन में। नहीं आया है समझ? एक बात और याद रखना, मैं अभी आपसे पूछूं, बताओ बेटा ये फिल्ट्रेशन एक्टिव प्रोसेस होगा कि पैसिव? पैसिव। अरे जब बेटा डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस था? पैसिव। तो सेम उसी तरीके से कौन हो रहा है? फिल्ट्रेशन। तो कैसा प्रोसेस होगा? पैसिव होगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब बेटा वो कैसे कैसे प्रोसेस होगा वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी इतना याद रखो बस। अफ्रेंट आर्टेरियोल, इफ्रेंट आर्टेरियोल, अफ्रेंट का डायमीटर ज्यादा, इफ्रेंट का कम। ये बेटा पढ़े एक स्ट्रक्चर में, उसका नाम होता है वोमन कैप्सूल। वोमन कैप्सूल के अंदर कौन सा टिश्यू? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। ऐसा ही टिश्यू किसमें होता है? इफ्रेंट अफ्रेंट आर्टरी के ग्लोमेरुलस के अंदर। समझ रहे हो ना? बीच में बेसमेंट सब्सटेंसेस, तो ये बन जाएगी आपकी फिल्ट्रेशन सरफेस। ठीक है बेटा? अब इसके आप नीचे आएंगे। जैसे आप नीचे आओगे बेटा, किससे मुलाकात होगी? नेक से। नेक के अंदर टिश्यू पता है ना सबको? कौन सा होता है बोल दो जरा? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। बट कौन प्रेजेंट होती है? सीलिया। भूल गए क्या? नहीं भूले ना बेटा? भूलना भी मत। ये नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है बोलो बेटा जी? नेक। जानते हो ना? एक बात मैंने बताई थी टिश्यू में कि जैसी हिस्टोलॉजी बेटा नेक की होती है ना, ऐसी हिस्टोलॉजी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की या किसकी होती है? कलेक्टिंग डक्ट की। यस और नो? यहां पर भी कौन प्रेजेंट होती है बोलो बेटा? सीलिया। भूले तो नहीं हो ना? चलो बेटा एक बात बता दो मुझे जरा, ये बेटा नेक के आगे जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसका क्या नाम होता है? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है बोलो बेटा? पीसीटी। याद है ना आपको? पीसीटी के अंदर भी टिश्यू कौन सा होता है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। याद है ना सबको? लेकिन इसकी सरफेस पर माइक्रोविलाई की सीलिया, माइक्रोविलाई, और माइक्रोविलाई जब बनेंगी तो ये कौन बन गया? ब्रश बॉर्डर। और मैंने याद करो चैप्टर में बताया था टिश्यू में कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन परफॉर्म्ड इन पीसीटी। व्हाई? बिकॉज पीसीटी इज मेड अप ऑफ ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। बेटा आप जिन बच्चों ने में से टिश्यू नहीं पढ़ा होगा ना, उन्हें थोड़ी तकलीफ आ रही होगी। जो भी कोई हो क्लास में बेटा पकड़ने की मुझे कोशिश करना आप लोग, है ना? इधर सुनिएगा जरा। अगला बेटा ये हेनले का लूप, ये इसकी कौन सी आर्म? डिसेंडिंग। ये कौन सी आर्म? असेंडिंग। पता है ना बेटा? यदि मैं डिसेंडिंग आर्म की और असेंडिंग आर्म के थिक सेगमेंट की बात करूं तो मैंने आपको बता रखा है बेटा कि हेनले के लूप का जो थिक सेगमेंट होता है
चाहे बेटा वो डिसेंडिंग आर्म का हो, चाहे बेटा जी वो असेंडिंग आर्म का हो, यहां पर नॉर्मल कौन ही होता है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। और ऐसी स्ट्रक्चर किसकी होती है बोलो बेटा जी? डीसीटी की। याद है ना सबको? ये कौन है आपकी? डीसीटी। यहां पर लिख देता हूं बेटा, ये कौन सी आर्म? डिसेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनले। और ये कौन सी आर्म बोलो बेटा? गुड। असेंडिंग आर्म। समझ में आया कि नहीं आया यहां तक? अगला बेटा, ये कौन सा पार्ट हो गया? डीसीटी, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पता है ना बेटा जी? और ये सबसे लास्ट में कौन सा पार्ट होगा? सीटी। बट मैंने आपको बता रखा है कि सीटी को बेटा हम लोग नेफ्रॉन का पार्ट नहीं मानते, क्योंकि 4000 डीसीटी किस में आके ओपन होती है? एक सीटी में। बताया था ना किडनी की स्ट्रक्चर में। तो ये कौन है आपकी? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बोल दो, चाहे इसको क्या बोल दो? कलेक्टिंग डक्ट। अब बेटा एक चीज और आप मुझे बताओ याद करके टिश्यू में से, कि बेटा ये जो थिन सेगमेंट होते हैं डिसेंडिंग और असेंडिंग, यहां पर कौन सा टिश्यू था? स्क्वेमस। याद है ना बेटा? तो यहां पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। ये बेटा नेफ्रॉन की हिस्टोलॉजी थी, सबको याद होगी। फिर सुन लो बेटा, देखो पूरे मेल्पी की बॉडी में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है, ग्लोमेरुलस में भी सिंपल स्क्वेमस है, और बोमन कैप्सूल में भी सिंपल स्क्वेमस है। इसके बाद बेटा नेक से लेकर और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स तक कौन है? सिंपल क्यूबॉइडल। यस और नो? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और नेक में तो कौन बन गई है? सीलिया। पीसीटी में कौन बन गया? ब्रेस्ट बॉर्डर। और बेटा डीसीटी हेलो, यहां तो कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अब सुनो बेटा, हिस्टोलॉजी के बाद इनका मैं आपको थोड़ा फंक्शन बता देता हूं, पर पूरा ध्यान यहां बोर्ड पर रखना बेटा, एक एक करके थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो इधर, सबसे पहले बेटा मैं बात करूंगा आपसे
बॉडी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी किसकी बात करेंगे? पीसीटी की। वही से लेके नहीं लेके आए? नहीं सर, ठीक है, चल जाएगा। हाँ जी बेटा, नोट किया? सुनो अब देखो इधर, यहां तक कोई तकलीफ है किसी को? टिश्यू का बेटा मैं बता ही देता हूं। दोनों के अंदर कौन सा टिश्यू है? सिंपल स्क्वेमस, बोलो ना बेटा, एपिथेलियम टिश्यू। कोई दिक्कत किसी को? चलो बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद बेटा हम लोग जो बात करेंगे उसका नाम है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सुनो बेटा, यदि मैं पीसीटी की बात करूं तो पीसीटी में बेटा कौन सा टिश्यू होगा? बोल दो ना, ब्रश बॉर्डर, सिंपल, क्यूबॉइडल, बोलो ना, एपिथेलियम टिश्यू। यस और नो? बेटा यदि यहां पर ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट है तो आपको कुछ पता हो या ना पता हो, बट आप इतना बोल दोगे, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होगा बेटा किसके अंदर? पीसीटी के अंदर। किस किस का ऑब्जॉर्प्शन होगा बेटा, कैसे होगा वो देखा जाएगा। अभी बस इतना सा याद रख लो, ठीक है बेटा। इसके बाद सुनना बेटा जी, सी जो पार्ट है उसका नाम है बेटा लूप ऑफ हेनले। बेटा एक बात आपको पता है लूप ऑफ हेनले के बारे में, ये बेटा कैसे आकार का पार्ट है? यू शेप होता है इसका। यू शेप में बेटा एक जो आर्म होती है इसकी, उसका नाम क्या होता है? बोलो बेटा, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग आर्म। और एक कौन सी होती है? बोलो बेटा, असेंडिंग आर्म। इधर सुनिए बेटा, ये जो डिसेंडिंग आर्म होती है इसमें क्या होता है बेटा कि डिसेंडिंग आर्म की इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि डिसेंडिंग आर्म से बेटा वाटर के जो मॉलिक्यूल है ना वो तो इजीली पास हो जाते हैं, लेकिन सॉल्ट जो होता है ना बेटा वो यहां से पास नहीं होता। ऐसा क्यों होता है बेटा मैं थोड़ा बता दूं। वैसे तो यहां पर सेल बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स आपको पता होंगे कि बेटा कोई चीज यदि वाटर के लिए परमेबल है तो क्यों होती है? इसलिए होती है बेटा वहां पर कैरियर प्रोटीन्स वाटर के लिए क्या होती है? ज्यादा होती है। समझ रहे हो ना? और यदि कोई भी मेम्ब्रेन बेटा यदि वाटर के लिए इम्परमेबल है तो क्यों होती है? वहां पर कैरियर प्रोटीन्स क्या होती है? वाटर के लिए बहुत कम होती है, लेस अमाउंट में होती है। तो इस बात को बेटा आप याद रखना, हेनले के लूप का जो डिसेंडिंग आर्म होता है ना ये वाटर के लिए तो होता है परमिएबल, लेकिन सॉल्ट के लिए कैसा होता है? इम्परमिएबल। समझ रहे हो ना? और जो बेटा ये जो असेंडिंग आर्म है ये सॉल्ट के लिए तो क्या होती है? परमिएबल, और वाटर के लिए क्या होती है? इम्परमिएबल। समझ रहे हो बेटा? अब इसकी मैकेनिज्म में पढ़ाऊंगा ना तो और डिटेल में इसके बारे में चर्चा करूंगा कि यहां पर वाटर के लिए परमिएबल है, कैसे हो रही है, क्यों वाटर यहां पे बाहर आ रहा है। समझ रहे हो बेटा? अभी दो वर्ड आप याद रख लो बस, डिसेंडिंग आर्म के बारे में, असेंडिंग आर्म के बारे में, कि बेटा फर्स्ट पॉइंट बात करूंगा H2O के लिए कैसी होगी? बोलो ये परमिएबल, हाँ कि ना? और बेटा साल्ट के लिए कैसी होगी? इम्परमिएबल। असेंडिंग के बारे में बेटा मैं आप लोगों से बात करूं
तो H2O के लिए कैसी होगी बोलो? इम्परमिएबल। और बेटा सॉल्ट के लिए कैसा होगी ये? परमिएबल। समझ में आ गया? अब सुनो बेटा जी, ये हो गया बेटा आपका लूप ऑफ हेनले। और आपको पता है टिश्यू कौन सा होगा? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। ये कौन से सेगमेंट में होगा बोलो बेटा? थिक में। थिक पार्ट में। और बेटा थिन पार्ट में कौन सा होता है वो आपको पता ही है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। ये कौन से पार्ट में है बोलो बेटा? थिन पार्ट में। बस बेटा इतना सा याद रख लो अब भी। तो लूप ऑफ हेनले का बेटा समझ में आ गया आपको फंक्शन। अभी क्या करेगा आगे बेटा मैं डिस्कस करूंगा, बट अभी मैं जितना बता रहा हूं उतना आप याद रख लो। इसके बाद देखो बेटा थर्ड पॉइंट हम लोग किसकी बात करते हैं? डीसीटी की। मैं अब आपको एक बात बोलूंगा बेटा कि हकीकत में ना एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन जो होता है ना मोस्टली वो पीसीटी में फिनिश हो जाता है। थोड़ा बहुत जो बचता है ना बेटा वो लूप ऑफ हेनले में हो जाता है। डीसीटी के अंदर बेटा नॉर्मल कंडीशन में रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। नॉर्मल का मतलब मैं बताता हूं, जैसे हम लोग हेल्दी हैं, हमारा बॉडी अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन की नीड नहीं पड़ती। डीसीटी में बेटा रीअब्जॉर्प्शन होता है कंडीशनल। एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं बेटा कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन परफॉर्म इन डीसीटी। कंडीशनल का मतलब क्या है बेटा? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन उसको बोलते हैं जो विद द हेल्प ऑफ हार्मोन हो। जो किसकी हेल्प से हो? हार्मोन की हेल्प से हो। एडीएच, एल्डिस्टेरोन, दोनों हार्मोनों को बताऊंगा डीसीटी पर वर्क करते हैं। और मैंने आपको बता रखा है बेटा कि हार्मोन का सिक्रीशन सिर्फ कब होता है हमारी बॉडी में? जब हमारी बॉडी को उस हार्मोन की क्या होती है? नीड होती है। क्योंकि हार्मोन का स्टोरेज तो होता नहीं है। अगर हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है हमारी बॉडी में तो बेटा कोई ना कोई एबनॉर्मल कंडीशन चल रही होगी बॉडी के अंदर। तो इस बात को याद रखो कि डीसीटी के अंदर बेटा जो रीअब्जॉर्प्शन होगा ना वो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा। समझ रहे हो आप? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। बस बेटा इतना ही लिखाऊंगा, अभी बाद में समझाऊंगा कैसे कंडीशनल होता है। अभी एक वर्ड याद रख लो कि बेटा मैं किसकी बात कर रहा हूं? डीसीटी की। तो डीसीटी के अंदर टिश्यू कौन सा है बोलो? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। यस और नो? बेटा बोलो जरा क्या करती है डीसीटी? कंडीशनल, नॉर्मल नहीं, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का बेटा मतलब मैं यहां पर थोड़ा सा लिख देता हूं, विद द हेल्प ऑफ हार्मोन। ये कौन है बोलो बेटा? डीसीटी। और बेटा जी सबसे लास्ट में जो था उसका नाम क्या होता है? सीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। बेटा आपको पता है मैंने बताया था कि 4000 डीसीटी ओपन होती हैं 1 सीटी के अंदर। और बेटा जी ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी?
वो बाद में बताऊंगा, बस टिश्यू याद रख लेना। सीलिएटेड कौन? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। समझ में आया कि यहां तक नहीं आया? अब सुनो बेटा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये हमने बेटा जो नेफ्रॉन को पढ़ा है, इसमें बेटा इधर ध्यान दीजिए कि एनसीईआरटी ने इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि रीएब्जॉर्प्शन करता कौन है। देखो बेटा इधर ध्यान दो कि नेफ्रॉन का बेटा मैंने ये आपको स्ट्रक्चर बताया। इस पार्ट के अंदर तो होता है फिल्ट्रेशन, यहां पर होता है रीएब्जॉर्प्शन, और एक होगा ट्यूबुलर सिक्रीशन। जब इन तीनों से बेटा ब्लड गुजर जाता है ना, तो फिर यूरिन बन जाता है। ठीक है ना? अब सुनिए बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो क्या है? अब ऐसा लग रहा है, कुछ फीलिंग ही नहीं आ रही कि यार कहां इसमें क्या कुछ होता होगा, एक एब्जॉर्प्शन कहां कुछ होता होगा। तो सुनो बेटा, एनसीईआरटी क्या कहती है, बहुत प्यारे प्यारे बेटा कुछ वर्ड लिखती है एनसीईआरटी। वो क्या है, इधर मुझे ध्यान से सुनना। मान लो बेटा जी, एक सिंगल वर्ड को समझा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये सिंगल वर्ड नहीं है, इस पर ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस है बेटा 50%। वो क्या है सुनना, इधर एक लाइन। मान लीजिए बेटा जी, ये आपका नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन की पीसीटी, ये बेटा जी लूप ऑफ हेनले, ये बेटा आपकी डीसीटी, और ये आपकी सीटी। सुनो बेटा जी, एनसीईआरटी क्या कहती है, अफरेंट आर्टरी ब्लड को लेके आई, यस और नो, और यहां से बेटा कौन सी आर्टरी निकली, इफरेंट। एनसीईआरटी क्या कहती है सुनना, ये इफरेंट आर्टरी क्या इसका कुछ होता है बेटा, मानो जरा इधर देखो, ये किडनी, ये यहां पर आई थी रीनल आर्टरी ब्लड लेके आई बेटा, यहां पर अंदर कौन पड़े थे, नेफ्रॉन्स, बहुत सारे नेफ्रॉन पड़े लाइन से सीरीज से बेटा, नेफ्रॉन पड़े। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या हुआ, ये रीनल आर्टरी आई बेटा, आर्टेरियोल में डिवाइड हो गई, हर एक नेफ्रॉन को ब्लड लेके गई है ऐसे। समझ रहे हो बेटा? रीनल आर्टरी में से निकल रही है ब्रांच, ये सब की सब होती है बेटा अफरेंट आर्टेरियोल, हर एक नेफ्रॉन के लिए अलग अलग। समझ रहे हो ना? मतलब अप्रोक्सीमेट बोलू ना तो 10 lakhs होती हैं। रीनल आर्टरी आगे जाके कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, 10 lakhs पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। उस हर एक, अरे 10 लाख ही तो होते हैं नेफ्रॉन। अरे एक किडनी में कितने होते हैं, 1 मिलियन नहीं होते क्या? तो हर एक नेफ्रॉन को ब्लड नहीं लेके जाएंगे, तो बेटा इतनी ब्रांच होती है, एक नहीं होती है। ये तो एक नेफ्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, सुन रहे हो ना? अब सुनो आगे क्या होता है कि अफरेंट आर्टेरियोल ब्लड तो ले आई, ये ब्लड लेके आ रही है। अब यहां से ब्लड को लेके कौन जा रही है, इफरेंट। ये कैसे लेके जाती है मैं बताता हूं, सुनना। ऐसे नहीं लेके जाती जैसे आप सोच रहे हो। ये इफरेंट आर्टरी क्या करती है, चारों ओर बेटा कॉइल्ड हो जाती है इस नेफ्रॉन के। अफरेंट आर्टेरियोल नहीं, इफरेंट आर्टेरियोल। ये बेटा इस तरीके से देखो, जहां जहां नेफ्रॉन घूमेगा ना, ये इसके साथ साथ घूमती है, तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल, इस तरीके से। फिर ऐसे नीचे चली गई, फिर यहां पे आ गई निकल के, समझ रहे हो ना? फिर बेटा अगेन पैरेलल हो गई इस तरीके से, फिर यहां पहुंच गई, ये घूम रही है बेटा इस तरीके से। अब सुनो जरा, अब आप मुझे एक बात बताओ,
ऑर्गन तक ब्लड लेके आई आर्टरी, आर्टेरियोल। ऑर्गन के अंदर कौन होती है? कैपिलरीज। यस और नो? अब ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है ना बेटा, इससे बहुत सारी कैपिलरीज निकली रहती है। कैसी? स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस। अब बेटा ये बोर्ड है ना 2D है, ये समझ लेना बेटा, यहां से शुरू हो रही है ये। अरे जो एफरेंट ये जो आर्टेरियोल है ना बेटा, यहां से शुरू हो रही है और पीछे से जा रही है, इसमें आगे इंटर हो रही है ये। समझ रहे हो ना? ये स्ट्रक्चर बेटा। आपस में यहां भी इनमें कोरिलेशन होता है हर जगह। सुनो बेटा जी, इधर ये कौन है? एफरेंट आर्टेरियोल। और ये एफरेंट आर्टेरियोल जो होती है ना बेटा, एक पूरा का पूरा नेटवर्क बनाती है कैपिलरीज का। किसका नेटवर्क बनाती है? बेटा मैंने बताया था ना, आर्टरी, आर्टेरियोल से अंदर कौन होती है? कैपिलरी। तो जितने भी ब्रांचेस आपको दिख रही है ना, इनको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी। तो बेटा अफरेंट आर्टरी जो होती है, ये कैपिलरीज का एक क्या बनाती है? नेटवर्क। किसके अराउंड? रीनल ट्यूब्यूल्स। बेटा नेफ्रॉन को क्या नाम देते हैं? रीनल ट्यूब्यूल। क्योंकि बेटा देखो, ये पीसीटी, ये ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है। तो सुनो बेटा, एनसीईआरटी की लाइन पूरी पूरी क्या बोलती है कि अफरेंट आर्टरी फॉर्म्स कैपिलरीज नेटवर्क अराउंड रीनल ट्यूब्यूल, और उसको एनसीईआरटी ने नाम दिया हुआ है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोल रखा है बेटा? तो जो मैं आपको रीएब्जॉर्प्शन बता रहा था ना, वो इनके अंदर होता है। ये नेफ्रॉन में आ गया अंदर, कुछ उठा उठा के डालते हैं कैपिलरीज के अंदर। समझ रहे हो ना बेटा? कैपिलरीज में डालते हैं उठा उठा के सारी अच्छी चीजों को निकाल के। और जब यहां जो रह गया ना, वो एकदम वेस्ट रहता है, जिसको हम लोग यूरिन बोलते हैं। समझ रहे हो आप? और एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल किसमें ओपन होती है? मैंने बताया ना आपको, रीनल पेपिला में। अरे किडनी की स्ट्रक्चर भूल गए? रीनल पिरामिड पता है ना आपको? रीनल पेपिला, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पैलेज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। थोड़ा बेटा इसको इमेजिन करो, आप समझो कि जो रीएब्जॉर्प्शन होता है ना, वो हवा में नहीं होता। यहां अंदर जो फिल्ट्रेट आएगा ना, उसमें से एसेंशियल कंपोनेंट्स को इन कैपिलरीज के अंदर डालेंगे बेटा। समझ रहे हो ना आप? सुन रहे हो ना? तो एक बात और बताओ मुझे, अब वैसे मैं क्वेश्चन को आपसे पूछ चुका हूं, अफरेंट आर्टरी में ब्लड ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड? ना। कहां से आया डीऑक्सीजनेटेड? ये आई रीनल आर्टरी, ऑक्सीजनेटेड। रीनल आर्टरी से क्या बन रहा है? आर्टेरियोल। कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड। समझ रहे हो ना? एफरेंट में, अरे यार बेटा, ये रीनल अफरेंट आर्टेरियोल है क्या? रीनल आर्टरी की ब्रांच। रीनल आर्टरी में कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। यस और नो? तो डीऑक्सीजनेटेड मत बोलना बेटा। अरे किडनी ब्लड का फिल्ट्रेशन कर रही है, प्यूरिफिकेशन नहीं कर रही। प्यूरिफिकेशन ब्लड का लंग्स करता है। यहां पर बेटा ओनली नाइट्रोजन कंटेंट्स अलग होंगे। अरे प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड ये लंग्स का फंक्शन है, और फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ये किडनी का फंक्शन है। समझ रहे हो ना? चाहे अफरेंट हो चाहे एफरेंट हो, दोनों में ब्लड कैसा ही होगा? ऑक्सीजनेटेड। ऐसे मत सोचना यहां डीऑक्सीजनेटेड आया, फिल्टर हो गया। नहीं, ब्लड की प्योरिटी और इंप्योरिटी O2 और CO2 के लेवल में डिपेंड करती है। जिस ब्लड में O2 ज्यादा वो ऑक्सीजनेटेड, CO2 ज्यादा वो डीऑक्सीजनेटेड। यहां पर O2 CO2 थोड़ी ना अलग हो रहा है। यहां पर कौन अलग हो रहा है? कौन एलिमिनेट हो रहा है? नाइट्रोजिनस कंटेनिंग वेस्ट। पता है ना? तो बेटा यहां भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और यहां भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। समझ रहे हो ना आप? अब जब ये ब्लड बेटा
इन कैपिलरीज के अंदर घूमेगा। तो कैपिलरीज में यह टिश्यू है, अरे टिश्यू है कि नहीं है? तो टिश्यू क्या करेंगे, इसके अंदर किसको डालेंगे हम? CO2 को। समझ रहे हो ना बेटा? अरे एसेंशियल चीजों को तो डालते हैं, CO2 भी तो आएगी। अब जितनी भी कैपिलरीज होती हैं ये आके ओपन हो जाएंगी यहां पर एक वेन में जिसका नाम होगा रीनल वेन, और वो इस ब्लड को लेकर चली जाएगी इंफीरियर वेना कैवा में, और इंफीरियर वेना कैवा कहां ओपन होगी? राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर कहां जाएगी? लंग्स के पास। फिर ब्लड प्योर हो जाएगा, फिर किस में आ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन निकलेगी? एरोटा। एरोटा में से तो ब्रांच आती है ये निकल के, जैसे एरोटा में से किसको गई थी ब्रांच? हार्ट को। कौन? कोरोनरी आर्टरी। एरोटा में से कौन आएगी? किडनी को। नाम क्या होगा? रीनल आर्टरी। एरोटा में से ब्रांच जाती है लीवर को, डाइजेशन पढ़ा हुआ, नाम क्या होगा? हेपेटिक आर्टरी। एरोटा में से ब्रांच जाएगी ब्रेन को, नाम क्या होगा? कैरोटिड आर्टरी। समझ रहे हो ना आप? तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, गलत कॉन्सेप्ट्स माइंड मत बिठाइए। और मैं आपकी बात नहीं कर रहा, 99% टीचर्स को नहीं पता होता कि यहां पर ब्लड ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड है। समझ रहे हो ना बेटा? अफ्रेंट आर्टेरियोल में भी ऑक्सीजनेटेड और एफरेंट आर्टेरियोल में भी ऑक्सीजनेटेड। समझ में आया? अब बेटा सुनो जरा, मैं मेरे टॉपिक पे आऊं दोबारा से कि एनसीईआरटी लिखती है कि एफरेंट आर्टेरियोल्स फॉर्म्स एक वेल डिफाइंड कैपिलरीज नेटवर्क अराउंड रीनल ट्यूब्यूल। और बेटा अराउंड रीनल ट्यूब्यूल जो कैपिलरीज नेटवर्क बन रहा है, इसी को एनसीईआरटी सुनिए बेटा, इधर इस लाइन को पहले लिखा देता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्योंकि इसी से कॉन्सेप्ट आएगा आगे जाके बेटा, उसका नाम होगा वासा रेक्टा। देखो इधर, इसका नाम क्या है बेटा? कैपिलरीज नेटवर्क। यस और नो? किस में से ओरिजिनेट हो रहा है ये? अफरेंट आर्टेरियोल्स में से। तो यहां पर लिखाऊंगा इस लाइन को बेटा, क्या? एफरेंट आर्टेरियोल फॉर्म्स ए कैपिलरी नेटवर्क around renal tubule called, बेटा ब्लैंक लाइन में आ जाएगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका नाम होता है पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। समझ में आ गया बेटा? भूलना नहीं इस बात को। अब सुनिए बेटा जरा, सम टाइम क्या होता है, इधर ध्यान सुनिए। ये जो पेरी ट्यूबुलर बेटा जो कैपिलरीज हैं, कभी कभी क्या होता है बेटा, ये जो हेनले का लूप है ना, ये बहुत लंबा हो जाता है। समझ रहे हो ना? और जब ये हेनले का लूप लंबा होता है ना, तो ये जो जितने भी बेटा कैपिलरीज है ना, ये ऐसे नहीं रह पाती कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ये इसके पैरेलल हो जाती हैं। भाई हेनले का लूप छोटा है तो कॉइल्ड होकर भी इसको कवर कर लेती हैं, लेकिन जब बेटा हेनले का लूप क्या हो जाता है? लॉन्ग, तो उस समय क्या होता है बेटा कि जो कैपिलरीज जो नेटवर्क है ना, ये इस लूप ऑफ हेनले के बिल्कुल पैरेलल हो जाता है।
जैसा हिलने का लूप होता है ना, वैसा ही शेप हो जाता है इन कैपिलरीज का। और ऐसा यदि होता है उसको बोलते हैं वासा रेक्टा। और वासा रेक्टा है बेटा वो चीज है जो आगे आपको समझाएगा एक प्रोसेस जिसका नाम होगा काउंटर करंट मैकेनिज्म। सुन रहे हो ना बेटा? इन वर्ड को मैंने बहुत गौर से सुनना, आप मैं क्या बोल रहा हूं कि कभी कभी वो कब होगा बेटा हिलने का लूप लॉन्ग, में बता दूंगा कि हिलने का लूप जब इस तरीके से बेटा लॉन्ग हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो ये जो पेरिट्यूबुलर जो कैपिलरीज है ना, ये जो कैपिलरीज नेटवर्क है, ये ऐसा कॉइल्ड नहीं रहता। ये बेटा जो कैपिलरीज नेटवर्क है ये पैरेलल रन करेगा हिलने के लूप के, और जैसा हिलने का लूप है वैसा ही हो जाएगा यू शेप का। और इसको क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एज इट इज। अब ये वासा रेक्टा क्या करेगा, किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करेगा, कौन से नेफ्रॉन में मिलेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। यहां तक किसी को कोई तकलीफ हो तो मुझे बता दो बेटा, नहीं तो उस लाइन को भी मैं लिखा देता हूं। कब बेटा? जो कैपिलरीज नेटवर्क है, जब हिलने का लूप कैसा हो जाएगा, बोलो कैसा हो जाएगा? लॉन्ग। तो बेटा वो जो कैपिलरीज नेटवर्क है वो पैरेलल रन करेगा हिलने के लूप के, और उसको क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। समझ में आ गया? देखो बेटा क्या होगा, इधर ध्यान दो। वासा रेक्टा को मैं डिफाइन कर देता हूं आपको। किसको बोलते हैं वासा रेक्टा? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, बहुत ज्यादा। यही तो होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म का। ये बेटा मान लीजिए, ये बेटा मैंने आपको पीसीटी बना दिया, ये मैंने आपको लूप ऑफ हेनले बना दिया, इस तरीके से बेटा। और हेनले के लूप को बेटा मैंने लॉन्ग कर दिया, बहुत ज्यादा लॉन्ग कर दिया। सुनिए बेटा जरा, जैसा ये है बेटा एज इट इज हो जाएगा। यहां अफरेंट आईटी रोल्स आएगी, जैसे जैसे बेटा रन करेगा हेनले का लूप, इसके साथ साथ एज इट इज कौन रन करेगा? कैपिलरीज नेटवर्क। ये बेटा जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप लोग नाम देते हो वासा रेक्टा। कुछ अलग नहीं है, ये कैपिलरीज को वासा रेक्टा बोलते हैं, लेकिन कब बोला अभी बताते हैं आपको। वासा रेक्टा इसको बोलते हैं बेटा मिनट वेसल ऑफ कैपिलरी नेटवर्क रन्स along with along मत लिखो बेटा, पैरेलल लिख लो। पैरेलल टू लॉन्ग हेनलेज लूप
तो बेटा इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? वासा रेक्टा। समझ में आ गया बेटा? इतना कोई तकलीफ तो नहीं है किसी को? अब सुनना बेटा, इतना यदि आपकी समझ में आ गया कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या है और वासा रेक्टा क्या है। बेटा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कुछ नहीं होती, जो अफरेंट आर्टेरियोल होती है ना, उसी से बेटा रीनल ट्यूब्यूल्स के अराउंड क्या बन जाती है? कैपिलरीज। उनको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। लेकिन यदि हेलने का लूप क्या हो जाता है? लॉन्ग, तो कैपिलरीज कैसी हो जाती है? पैरेलल हो जाती है, और इसी को क्या नाम देते हैं? वासा रेक्टा। समझ में आ गया? अब सुनो बेटा, जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। क्या नाम है बेटा? यदि इतना समझ में आ गया तो अब मुझे ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है आपको इस चैप्टर में, बस कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए। और एक बात और बोलूं मैं आप लोगों से, जरा सा गौर से सुनना। हालांकि मैंने ऐसा, इधर सुनो बेटा, थोड़ा डायरेक्शन बता देता हूं मैं आपको, ठीक है? ये डायरेक्शन है बेटा वासा रेक्टा की। ये मैंने यहां पर शो कर दिया है आपको कि इधर देखो बेटा, फिर बाद में कंफ्यूजन में थोड़ा आपको बता देता हूं कि जो अफरेंट आर्टेरियोल है ना, समझ रहे हो ना, मैंने आपको कैसे शो करी है कि अफरेंट आर्टेरियोल डिसेंडिंग के साथ साथ नीचे जा रही है, ऐसे बताया है, और असेंडिंग के साथ कहां जा रही है? ऊपर। ऐसा नहीं होता बेटा, ये बैक साइड से आती है, और ये बोर्ड क्या है? 2D है। ये ऐसा नहीं है नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन इस तरीके से होता है कॉइल्ड पीछे। तो एक बात याद रखना, अफरेंट आर्टेरियोल्स बेटा डीसीटी के पास से निकलती है। समझ रहे हो ना? मतलब इतनी बात याद रखना, जहां पर हेनले के लूप की होगी असेंडिंग आर्म, वहां वासा रेक्टा की होगी डिसेंडिंग आर्म। समझ रहे हो ना? तभी तो काउंटर करंट होगा। काउंटर करंट का मतलब, अरे हमारी किडनी में लाइट होती है, बताऊंगा बेटा। इलेक्ट्रोलाइट मूवमेंट्स करेंगे, अरे आयन मूवमेंट्स करेंगे तो नहीं होगा क्या? बता देता हूं, सुनो बेटा। अपोजिट रहता है सिस्टम कि जहां पर हेनले के लूप की कौन सी आर्म होती है? असेंडिंग, वहां पर वासा रेक्टा की डिसेंडिंग। समझ रहे हो ना? और जहां पे लूप ऑफ हेनले की कौन होती है? डिसेंडिंग, वहां वासा रेक्टा की असेंडिंग। एक काउंटर करंट मैकेनिज्म में है बेटा। चलो थोड़ा सा यहां पर मैं एरो लगा देता हूं, बस आपको उसी से आपको याद रह जाएगा कि ये तो कौन है आपका? वासा रेक्टा, और ये कौन है आपका? लूप ऑफ हेनले। एक पर लिख देता हूं बेटा, इस पे लिख देता हूं इस जगह पे। ये कौन है बोलो? असेंडिंग आर्म ऑफ वासा रेक्टा। और ये कौन है बोलो बेटा? डिसेंडिंग आर्म ऑफ हेनलेज लूप। समझ गए ना डॉक्टर साहब? वैसे एक बात बताऊं, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आप याद रखना वासा रेक्टा का अपोजिट सिस्टम होता है डायरेक्शन, ठीक है ना? वो यू शेप का वासा रेक्टा है, और वो यू शेप का कौन है बेटा? लूप ऑफ हेनले। हाँ जी, अफरेंट आर्टरी डॉक्टर साहब बताया तो था।
अफ्रेंट में वासा रेक्टा में अफ्रेंट का कोई रोल नहीं है डॉक्टर साहब। अफ्रेंट तो ब्लड लाके छोड़ देती है बस। ये पूरा जो घूम रहा है ना ये सब इफ्रेंट है। बेटा यहां तक तो इसको अफ्रेंट बोला, ग्लोमेरुलस से आगे का पार्ट इसको इफ्रेंट बोलते हैं। जो ब्लड लेके आती है वो अफ्रेंट, और जो यहां से लेके जा रही है वो इफ्रेंट। समझ आ गया? वासा रेक्टा वाली है ये। लो, आपको यहां से आती दिख रही है तो देखो इधर सुनो, मैं कैसे समझाऊं यार, किडनी तो है नहीं यार। देखो मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि नेफ्रॉन जैसा मैंने आपको बना रखा है ना, ऐसा नहीं होता। ये नेफ्रॉन जैसे मान लो वोमन कैप्सूल है ना, तो ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है पीछे की साइड, कॉइल्ड होता है पूरी तरीके से। जैसा आपको इतना अच्छा अच्छा क्लियर दिखता है ऐसा नहीं दिखता ये। तो जो अफ्रेंट जो आर्टेरियोल होती है ना, आप देखो ये ऐसा होता है, ठीक है बेटा। और इसके पीछे यहां पर एक कौन होगी, जैसे वोमन कैप्सूल, इसके नीचे यहां पर एक कौन हो गई, नेक, ये कौन हो गई, पीसीटी। यहां पर हिलने का लूप, फिर ये ऊपर जाएगा, यहां पर कौन होगी, डीसीटी। अब समझना आप है ना, यहां पर डीसीटी है, इसको ब्लड लेके आई अफ्रेंट आर्टरी, यहां से लेके कौन जा रही है, इफ्रेंट, तो डीसीटी के पास होती है। समझ में आ गया डॉक्टर साहब? ये मन में बिठा लो कि जो इफ्रेंट आर्टरी है ना, ये किसके पास होती है, डीसीटी के। यहां से एंटर हो रही है ये, ठीक है ना। अरे इतना तो मन में रख लो आप याद बस। यदि नहीं विजुअलाइज कर पा रहे, मेडिकल कॉलेज में खूब जाके देखना है इसे। अच्छा ये बता रहे थे कि रविंद्र सर उस दिन, ठीक है ना बेटा। चलो इधर देखो, इसके बाद बेटा जो टॉपिक है उसका नाम है टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। देखो बेटा टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन जो होते हैं ना बेटा, वो 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के कौन कौन से, सुनना। एक का तो नाम होता है बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कौन सा नेफ्रॉन? और एक का नाम होता है बेटा जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। 2 नेफ्रॉन होते हैं बेटा। किसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं, किसको जस्टामेडुलरी बोलते हैं, ध्यान दीजिए इधर। और क्या क्या डिफरेंस है इनके, थोड़ा मैं बताऊं बेटा आपको। मान लीजिए बेटा, ये मैं ट्रांसफर सेक्शन आपको बता रहा हूं। ये मान लीजिए बेटा जी आपकी किडनी है, और एक किडनी है बेटा। यहां से जो ऊपर वाला पार्ट है ये कौन है, कॉर्टेक्स। नीचे वाला पार्ट ये कौन है आपका, मेडुला। सेम बेटा यहां पर ऊपर वाला पार्ट बेटा कौन, कॉर्टेक्स। और जो निचला वाला पार्ट है बेटा ये कौन होगा, मेडुला। देखो बेटा किसको बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। नाम से क्लियर हो रहा है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। बेटा इनको डिफाइन किया था वैसे इनकी पोजीशन के बेसिस पर। कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो नेफ्रॉन बेटा जिनका वोमन कैप्सूल कंप्लीटली कहां हो, कॉर्टेक्स में। और बेटा जस्टामेडुलरी मतलब जस्ट मेडुलरी, कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पर हो वोमन कैप्सूल, उसको क्या बोलते हैं, जस्टामेडुलरी। सुनो अभी समझ में आ जाएगा डायग्राम से। देखो इधर नेफ्रॉन हो गया, ये पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले, ये कौन बोलो बेटा, लूप ऑफ हेनले, ये कौन, डीसीटी, और ये कौन, नेक।
एक कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से बेटा, इसका नाम होता है आपका जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। देखो बेटा जी, कौन कौन से डिफरेंस होते हैं मैंने डायग्राम से सब कुछ क्लियर कर दिया। पहला बात करूंगा बेटा वोमन कैप्सूल का। देखो इधर बेटा, वोमन्स कैप्सूल कंप्लीट कहां है बोलो बेटा? कॉर्टेक्स में। लेकिन बेटा बात करूं यहां पर वोमेन्स कैप्सूल का, ये कहां है? एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, तभी तो इसको क्या बोले? जस्टा मेडुलरी। एक बात डायग्राम से क्लियर समझ में आ गई आपको बेटा? कॉर्टिकल नेफ्रॉन को गौर से देखो, लूप ऑफ हेनले कैसा नजर आ रहा है आपको? शॉर्ट। समझ रहे हो आप? डायग्राम से देखो बेटा, लूप ऑफ हेनले कैसा नजर आ रहा है बोलो बेटा? लॉन्ग। यस और नो? कुछ याद आ रहा है कि लूप ऑफ हेनले यदि शॉर्ट होगा तो वहां पर किसी भी कंडीशन में वासा रेक्टा प्रेजेंट नहीं होगा। नहीं आया है समझ? और बेटा लूप ऑफ हेनले कैसा हो गया? लॉन्ग, तो यहां पर वासा रेक्टा क्या होगा बोलो बेटा? प्रेजेंट। नहीं आया है समझ? और अगली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कि यदि यहां पर बेटा वासा रेक्टा प्रेजेंट है, देन बेटा ये पार्टिसिपेट करेगा काउंटर करंट मैकेनिज्म में। और बेटा यदि यहां पर वासा रेक्टा एब्सेंट है तो एक काउंटर करंट मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। समझ में आ गया बेटा? हमारी बॉडी के अंदर 85% नेफ्रॉन कैसे होते हैं बेटा? कॉर्टिकल। और हमारी किडनी के बेटा 15% नेफ्रॉन कैसे होते हैं बेटा? जस्टामेडुलरी। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा मैं जब आपको पढ़ाऊंगा काउंटर करंट मैकेनिज्म तो पहली लाइन यही लिखाऊंगा कि काउंटर करंट मैकेनिज्म मेनली किडनी में तो होती है, बट कौन से नेफ्रॉन? जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। क्योंकि जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले कैसा होता है? लॉन्ग। और लूप ऑफ हेनले यदि लॉन्ग होगा बेटा तो सिंपल सी बात है, जो कैपिलरीज नेटवर्क है वो पैरेलल हो जाएगा, और वो पैरेलल हो गया उसी को क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहां तक? कोई परेशानी तो नहीं यहां तक? अब सुनना बेटा, टाइम कितना है क्लास में? 30 मिनट्स है ना? इधर सुनो बेटा जी, तो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन में कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी? अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनो, असली वाली बात बताता हूं कि बेटा एक लाइन लिखी हुई है हमारी एनसीईआरटी में, पता है क्या? कि हमारी जो किडनी होती है ना, उसमें बेटा फिल्ट्रेट को 4 टाइम कंसंट्रेट करने की पावर होती है। 4 टाइम कंसंट्रेट मैं बताता हूं उसका मतलब क्या है। देखो इधर सुनो, किडनी ऐसे कहती है कि यहां पर जो फिल्ट्रेट आता है ना, फिल्टर होके, ये फिल्ट्रेट जो आता है इस जगह पे वो बहुत डाइल्यूट होता है, इसको इस जगह पर बोलते हैं फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट है, लेकिन इस जगह पे इसको बोलते हैं यूरिन। समझते हो ना? एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि बेटा ये जो फिल्ट्रेट है ना, जब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के पास पहुंचता है ना तो 4 टाइम ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाता है। मतलब इसमें से अपन 4 टाइम वाटर को क्या करते हैं? रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। और बेटा इस काम को कराने में जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ना, वो काउंटर करंट मैकेनिज्म का ही होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन इस काम को नहीं करता। मोस्टली कौन करता है? जस्टामेडुलरी।
और इसलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा काउंटर करंट मैकेनिज्म। वो पढ़ाना क्यों जरूरी है मैं बताऊंगा आपको। इतने खतरनाक कॉन्सेप्ट, बेटा जूलॉजी जूलॉजी है यार, वो सब्जेक्ट ही बहुत अलग है। देखो इधर सुनो, सब कुछ भूल जाओ, अपने टॉपिक पे आ जाओ, और टॉपिक का नाम है बेटा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। क्या है बोलो बेटा? मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो बेटा देखो जरा, यदि मैं यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है किडनी में, इसको मैं देखूं तो एनसीईआरटी कहती है कि भाई साहब ये कोई एक स्टेप का खेल नहीं है, इसमें पूरे 3 स्टेप्स होते हैं। वो 3 स्टेप्स कौन कौन से? सुनना बेटा, किडनी कहती है कि सबसे पहले तो मेरे अंदर ब्लड का क्या होगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पहले तो भाई साहब ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। जब फिल्टर हो जाएगा तो फिर मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे किस किस को रीअब्जॉर्ब करना है और किसको रीअब्जॉर्ब नहीं करना। मतलब सेकंड स्टेप में होगा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। समझ रहे हो बेटा? और थर्ड स्टेप जो होगा उसका नाम होगा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। और जब बेटा ब्लड इन 3 प्रोसेस से पास हो जाएगा तो फाइनली किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? यूरिन का। ठीक है बेटा? तो हमको सबसे पहले जो शुरू करना है उसका नाम है बेटा नंबर 1 स्टेप, और इसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सुनो बेटा जी, कैसे होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना। एक बात तो मुझे यह बता दो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा कहां? मेल पी की बॉडी में। यस और नो? क्योंकि मेल पी की बॉडी के अंदर क्या मिलती है? फिल्ट्रेशन सरफेस। बताया ना भी थोड़ी देर पहले। गुड। यहां पर होती है बेटा फिल्ट्रेशन सरफेस। और बेटा फिल्ट्रेशन सरफेस से बेटा एक फंक्शन होगा जिसका नाम होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और एक बात और बोल दूं बेटा कि ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, मैंने वहां भी बताया कि ये कैसा प्रोसेस होता है बेटा? पैसिव। अब कौन कौन बेटा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को बनाता है, सरफेस को बनाता है, वो मैंने आपको बता रखा है। कैसे होगा बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? इधर ध्यान दीजिएगा जरा, कितना प्यारा और कितना कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इधर बेटा ध्यान दो, सुनिए बेटा जी। इधर मान लीजिए, यहां पर आइए बेटा, ये मैंने आपका ड्रॉ कर दिया वोमन कैप्सूल। ठीक है बेटा? वोमन कैप्सूल में एक बड़ी सी ब्लड वेसल्स ब्लड को लेके आई। नाम क्या था उसका? अफरेंट आर्टेरियोल। यहां पे आके बेटा इसने एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाया, और जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसने यहां पे बनाई इसका क्या नाम था? ग्लोमेरुलस। सबको याद है ना? और यहां से जो ब्लड को लेके गई वो कौन थी? इफरेंट आर्टरी। सुन रहे हो ना बेटा? सुनो जरा, ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ना, ये बेटा कोई एक प्रेशर की वजह से नहीं होता। क्या होता है? सुनना कि अफरेंट आर्टरी से बेटा ब्लड अंदर आ रहा है, और इफरेंट आर्टरी से बेटा ब्लड कहां जा रहा है? बाहर। अफरेंट आर्टरी का डायमीटर है ज्यादा, इफरेंट का डायमीटर है कम। तो जब बेटा
अफरेंट आर्टरी ज्यादा ब्लड को लेके आएगी और एफरेंट आर्टरी कम ब्लड को लेके जाएगी, तो कुछ टाइम के लिए जो ब्लड है ना वो इस ग्लोमेरुलस के अंदर बेटा स्टे करेगा। और ये ब्लड जो ग्लोमेरुलस के अंदर स्टे कर रहा है, इस बेटा फ्लूइड से लोअर साइड में, या ऐसे कह दो इस ग्लोमेरुलस से वोमन कैप्सूल की साइड एक प्रेशर क्रिएट होता है। और बेटा जी ये जो प्रेशर है इसका नाम होता है GHP। इसको आप लोग बोलते हो ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्या नाम है बेटा इसका? ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इस प्रेशर की यदि बेटा मैं आपको वैल्यू बताऊं तो इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 60 to 70 mm ऑफ Hg। और इसकी बेटा हम आपको थोड़ा डायरेक्शन बताने की कोशिश करूं तो ये बेटा ग्लोमेरुलस से और किसकी साइड होती है? वोमन कैप्सूल की साइड। इस तरीके से बेटा समझ रहे हो आप? अब सुनना बेटा जी, इधर ध्यान दो। ये बेटा वोमन कैप्सूल, ये वोमन कैप्सूल किसका बना हुआ है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू का। यस और नो? ये एपिथेलियम टिश्यू है तो इसके नीचे बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगी। और कौन हुआ? कनेक्टिव टिश्यू। यस और नो? मतलब आपको पता है यहां पर कौन भी होगा? ब्लड। और उसके अलावा बेटा यहां पर भी तो ब्लड है। अरे है कि नहीं है? तो सुनो बेटा, जब ब्लड यहां पर स्टे कर रहा है तो बेटा अफरेंट आर्टरी फ्रंट आर्टरी के डायमीटर में क्या है बेटा? डिफरेंस। यदि इनके डायमीटर में डिफरेंस नहीं होता ना तो जीएचपी क्रिएट नहीं होता। जीएचपी क्रिएट क्यों हुआ? ज्यादा ब्लड आ रहा है, कम जा रहा है, तो ब्लड यहां रुक रहा है। यस और नो? तो जीएचपी बन गया। अब क्या हुआ बेटा? जीएचपी का डायरेक्शन तो कहां होता है? ग्लोमेरुलाई से वोमन कैप्सूल की साइड। लेकिन बेटा सुनना, ये एपिथेलियम टिश्यू है कि नहीं है? इसके नीचे कौन भी होगा? कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में कौन होगा? ब्लड। ब्लड के अंदर होती हैं बेटा कुछ कॉलॉइड प्रोटीन्स, और वो बेटा प्रेशर लगाती हैं कहां? वोमन कैप्सूल से ग्लोमेरुलस की साइड। याद करो कौन सी प्रोटीन है पता है? एल्बुमिन। अरे भूल गए क्या? प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ाई थी ना? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और कौन? फाइब्रिनोजन। बताया था ना बेटा? सुनना जरा, ये बेटा क्या हो रहा है, इधर ध्यान दीजिएगा। ये एक नेक्स्ट प्रेशर क्रिएट हो रहा है और इसका नाम होगा बेटा, ये जो प्रेशर है इसको आप लोग नाम देते हो BCOP। इसको आप लोग बोलोगे ब्लड कॉलॉइड, यस और नो, ऑस्मोटिक प्रेशर। और बेटा ये जो ब्लड कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसकी यदि मैं आपको वैल्यू बताऊं तो इसकी वैल्यू होती है 30 mm ऑफ Hg। बट इसका डायरेक्शन बोल दो ना जरा, वोमन कैप्सूल से ग्लोमेरुलस की साइड। दोनों का बेटा रीजन समझ लो। इसको किसने प्रोड्यूस किया? बोलो ना। ड्यू टू डिफरेंस इन डायमीटर of afferent arterioles and efferent arterioles। पता है ना बेटा?
इन दोनों के डायमीटर में डिफरेंस था तो ही कौन प्रोड्यूस हुआ, जीएचपी। और इसको कौन लगा रहा है, ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन। अरे प्लाज्मा प्रोटीन सारी नहीं, जब पढ़ेंगे एक्सक्रीशन तो एनसीईआरटी लिखती है प्लाज्मा प्रोटीन, और जब पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन तो वहां इसका नाम भी लिखती है, जिसका नाम होता है कौन, बोलो बेटा, एल्बुमिन। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को? अब सुनो बेटा जी, अब सुनिएगा जरा। जब बेटा यह फ्लूइड आता है, मैंने बताया ना पेडिकल्स होते हैं, पेडिकल किससे अटैच होते हैं, पोडोसाइट सेल से, यस और नो। जब बेटा जीएचपी नीचे आएगा तो पेडिकल से फोर्स जो है वो कैप्सूल की वॉल तक चला जाएगा, तो कैप्सूल की वॉल के अंदर जो फ्लूइड है वो भी अपर साइड में एक प्रेशर लगाएगा। समझ रहे हो ना बेटा? और ये जो प्रेशर जो क्रिएट होगा बेटा, गौर से सुनना जरा, ये वाला बेटा प्रेशर जिसको वोमन कैप्सूल की जो वॉल है उनके अंदर जो सेल्स से जो फ्लूइड है वो क्रिएट कर रहा है। और ये जो प्रेशर होता है इसका नाम होता है बेटा सीएचपी। सीएचपी की फुल फॉर्म होती है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अरे क्या बोलते हो इसको आप लोग, बोल दो ना जरा, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। बेटा जी ये जो कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, यदि इसकी वैल्यू की बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है 20 mm ऑफ Hg, और इसकी भी यदि मैं आपको डायरेक्शन बताऊं तो वोमन कैप्सूल से ग्लोमेरुलस की साइड। समझ रहे हो आप? और बेटा जी यदि इसका कॉजेटिव एजेंट बताऊं तो आप लोग बोलोगे किससे प्रोड्यूस हुआ है, ड्यू टू फ्लूइड ऑफ वोमेन्स कैप्सूल। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो बेटा, तीन प्रेशर यहां पर अपना फंक्शन कर रहे हैं, उनमें एक की डायरेक्शन है ग्लोमेरुलस टू वोमन कैप्सूल, और जो टू प्रेशर है उनकी डायरेक्शन कहां है, वोमन कैप्सूल टू ग्लोमेरुलस। अब हमको यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, नेट इफेक्टिव प्रेशर, कि भाई ऊपर वाले ज्यादा है या फिर नीचे वाले प्रेशर ज्यादा है। तो हमको यहां पर निकालना पड़ेगा इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो बेटा सुनना जरा, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर की यदि मैं आपसे बात करूं, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, तो बेटा आप सोचो ऊपर से नीचे कौन लग रहा है, जीएचपी, जिसकी वैल्यू है 62 70, और दो बीसीओपी और सीएचपी कहां लग रहे हैं, नीचे से ऊपर। लेकिन फिर भी इन दोनों को मिला के आप देखो ना, तब भी वैल्यू किसकी ज्यादा है, जीएचपी की। यस और नो? तो ईएफपी इसका फॉर्मूला होगा जीएचपी माइनस बीसीओपी प्लस सीएचपी। नहीं आया समझ? अरे नहीं आया समझ? तो बेटा इसकी वैल्यू है 62 70 और बीसीओपी की वैल्यू 30 mm ऑफ Hg और 20 mm ऑफ Hg किसकी होती है, सीएचपी की। यदि बेटा आप इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर देखोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 10 to 20 mm ऑफ Hg। लेकिन बेटा ये जो वैल्यू है पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, इसका मतलब कौन ही ज्यादा है, जीएचपी। मतलब इतना तो आपकी समझ में आ गया
कि यहां पर फिल्ट्रेशन तो होगा भाई, क्योंकि अभी भी जीएचपी जो कहां से कहां है बोलो, सुनो बेटा इधर, मैं आपसे क्या कह रहा था, अभी भी ज्यादा कौन है, जीएचपी। और जीएचपी यदि ज्यादा है तो इतना तो आपकी समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ तो यहां पर फिल्टर होगा। लेकिन बेटा वो फिल्टर इतना इजी नहीं है, क्योंकि टू प्रेशर उसके अपोजिट वर्क कर रहे थे, इसलिए नाम क्या रखा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। समझ रहे हो ना आप? तो अगर नॉर्मल बेटा नेचुरल एक ही आता नीचे तो कोई दिक्कत नहीं थी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोला, टू प्रेशर अपोजिट भी वर्क कर रहे हैं। अब सुनो बेटा जी, कितना 5 मिनट, कुछ भी नहीं है। देखो इधर, इधर सुनो ना मेरी बात, क्या हो गया, चलो इधर देखो, मैं 5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। नहीं फिर इस टॉपिक में ना, सुनो ना मुझे, चलो इधर देखो बेटा, मुझे गौर से सुनो बेटा। जीएचपी की डायरेक्शन ग्लोमेरुलस टू वोमन कैप्सूल, और बीसीओपी और सीएचपी की डायरेक्शन वोमन कैप्सूल टू ग्लोमेरुलस, लेकिन अभी भी ज्यादा कौन है, जीएचपी। अब सुनना बेटा क्या कुछ हुआ, जीएचपी तो यह चाह रहा है कि मैं इस पूरे के पूरे ब्लड को और यूरिन बना दूं, जीएचपी तो यही काम कर रहा है। और बेटा जीएचपी इसी उम्मीद में इस ब्लड को लेके चल भी दिया। अब जीएचपी जब इस ब्लड को लेके जा रहा था नीचे, तो भाई साहब इस जीएचपी की सबसे पहले मुलाकात होती है सीएचपी के साथ। सीएचपी कहता है जीएचपी से, भाई इस ब्लड को कहां लेके जा रहा है वो तेरे को पता नहीं है, मेरा नाम जीएचपी है, मैं इस पूरे के पूरे ब्लड को यहां से उठाऊंगा और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स तक पहुंचाऊंगा, वहां से रीनल पेपिला, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और बॉडी से बाहर ले जाऊंगा। सीएचपी बोलता पागल वागल हो गया है क्या, देख सुन, तू ब्लड को ले जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेरे जैसे कंपोनेंट है ना उनको मैं कभी तेरे अंदर जाने नहीं दूंगा। वो तेरे मेरे जैसे कंपोनेंट का मतलब क्या है, देख सुन, तू जीएचपी है तो मेरा नाम क्या है, सीएचपी। मुझे भी किसी ना किसी ने क्रिएट किया है, और मुझे जो वोमन कैप्सूल की जो सेल है ना, इन सेल्स ने मुझे बनाया है। याद रख, तू ब्लड को तो ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ब्लड के अंदर जो सेल्स है उनको कभी भी यूरिन के अंदर जाने नहीं दूंगा। और बेटा ये सीएचपी क्या करता है, यहां पर किसको ऊपर रोक देता है, सेल्स को। आरबीसी को फिल्टर के अंदर नहीं आने देता, डब्ल्यूबीसी को फिल्ट्रेट के अंदर नहीं आने देता, प्लेटलेट्स को फिल्ट्रेशन के अंदर आने नहीं देता। जीएचपी ने सब्र किया, और जीएचपी, अब आपको पता है जब ब्लड में से आरबीसी गया, डब्ल्यूबीसी गया, प्लेटलेट्स गया, तो रह कौन गया, प्लाज्मा। प्लाज्मा पे सब्र किया जीएचपी ने, और जीएचपी कहता है कोई बात नहीं, मैं प्लाज्मा को ही बना देता हूं यूरिन। थोड़ा सा चला आगे, मुलाकात हो गई बीसीओपी से। बीसीओपी पूछता है जीएचपी कहां जा रहा है आज, बता तो सही। बोले कुछ नहीं, मेरा दिमाग मत खराब कर, पहले मेरा बहुत माइंड अपसेट किया है सीएचपी ने। वो क्या किया उसने, कुछ नहीं यार, मैं ब्लड को चाह रहा था यूरिन बनाना, वो मुझे मिल गया,
और आरबीसी को भगा ले गया, डब्ल्यूबीसी को ले गया, प्लेटलेट्स को ले गया, मेरे अंदर ओनली प्लाज्मा रहा है। अब मैंने ठान लिया है कि इस प्लाज्मा को मैं क्या बना दूंगा, यूरिन। बीसीओपी बोलता है पागल बेवकूफ, ऐसे नहीं जाने दूंगा तुझे। पर क्यों नहीं जाने देगा? देख मेरे जैसे जो कंपोनेंट्स हैं मैं उनको भी कभी फिल्ट्रेशन के अंदर नहीं जाने दूंगा। बोले तेरे जैसे कंपोनेंट तुझे पता नहीं है, मेरा नाम बीसीओपी है और मुझे किसने बनाया है, प्लाज्मा प्रोटीन्स ने। देख जीएचपी कोई दिक्कत नहीं, तू पूरे प्लाज्मा को यूरिन बना दे, तू इस पूरे प्लाज्मा को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बना दे, बट किसको मेरे को वापस दे जा, प्लाज्मा प्रोटीन्स को। बेटा यहां पर जो फिल्ट्रेशन आया उस फिल्ट्रेशन में से पहले फॉर्म्ड एलिमेंट्स को किसने निकाल लिया, सीएचपी ने, और अब प्लाज्मा प्रोटीन्स को अरे किसने निकाल लिया, बीसीओपी ने। यस और नो? बेटा ब्लड में से पहले गई सेल तो प्लाज्मा रह गया और प्लाज्मा में से चले गए प्लाज्मा प्रोटीन, तो मैं कह दूंगा उसको प्रोटीन लेस प्लाज्मा। अरे क्या बोलूंगा? और बेटा द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन लेस प्लाज्मा विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, इट इज रेफर्ड टू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नहीं आया समझ? तो यहां पर बेटा जो कंपोनेंट आया है इसका नाम होता है जीएफ, गर्लफ्रेंड वाली नहीं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ये कौन है बेटा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता क्या है, प्रोटीन लेस प्लाज्मा। समझ रहे हो ना? लेकिन अभी एक बात याद रखना, इस फिल्ट्रेशन के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ही तो नहीं है, प्रोटीन ही तो नहीं है, ग्लूकोज तो अभी भी है, फैटी एसिड तो अभी भी है, विटामिन्स भी है, वाटर भी है और मिनरल्स भी है। इसलिए तो अगला स्टेप करना पड़ेगा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। नहीं आया समझ? तो बेटा यहां पर ब्लड था और ब्लड से किसका फॉर्मेशन हो गया, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का। और बेटा ब्लड से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, इट इज रेफर्ड टू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नहीं आया समझ? तो सुनो बेटा, इस लाइन को तो लिखा दूं, गुस्सा आ रहा होगा है ना, पता है मुझे, बट मैं क्या करूं, मैं टॉपिक को बीच में नहीं छोड़ सकता था। सुनो बेटा इधर देखो कि बेटा फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, शॉर्ट फॉर्म याद रखना जीएफ, ड्यू टू इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, रेफर टू, क्या नाम दिया बोलो बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो बेटा ब्लड से अभी हमने जीएफ बना लिया है, समझ रहे हो ना? और बड़े बड़े से अक्षरों में लिखा देता हूं, जीएफ होता क्या है, आप लोग बोलोगे सर प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन, यस और नो? कुछ और थोड़ी है। समझ लो ना बेटा जी? मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं प्रोटीन लेस प्लाज्मा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? समझ रहे हो ना बेटा? मतलब एक बात और सुन लो कि बेटा ये जो आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, बोलो जरा, आरबीसी के अंदर, अरे बोल दो ना,
प्लेटलेट्स एब्सेंट, प्लाज्मा प्रोटीन एब्सेंट। इनके अलावा सब कुछ क्या होगा इसके अंदर? प्रेजेंट। कोई दिक्कत किसी को? भूलना मत बेटा इन बातों को। और ये पहला हमने बेटा पॉइंट डिस्कस कर लिया यूरिन फॉर्मेशन का, जिसका क्या नाम था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कोई दिक्कत किसी को? चलो बेटा, थैंक यू सो मच।